नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीटेट का पेपर सेकेंड देने वाले हैं जिसमें एसएसटी का आपको देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट में जो सेकेंड पेपर होता है सोशल साइंस या साइंस का, तो ये एनसीईआरटी से की किताबों से पूछा जाता है। यानी अगर आप सेकेंड पेपर अपना क्लियर करना चाहते हैं एसएसटी का, तो आपको एनसीईआरटी की किताबें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक आपको एक एक चीज़ को पढ़ना, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज जो हम कर रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर ये 2 है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के सारे चैप्टर को देखने के लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं तुषार की रेल यात्रा से, ठीक है। अब देखते हैं तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, ठीक है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई बस तो कुछ दशक बाद ही आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी आप समझ गए होंगे कि चैप्टर इसी पर आधारित है। प्यारे दोस्तों, सीटेट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, ठीक है। यानी कि जो आरंभिक मानव था वह इधर उधर क्यों घूमते थे, ठीक है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। इनमें से पहला कारण क्या था? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था, ठीक है। दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। यानी कि पहला कारण यहाँ पर बता रहा है कि पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त करते थे, यानी कि भोजन की तलाश में वे दूसरी जगह पर जाते थे। दूसरा कारण यहाँ पर ये बता रहा है कि ये हिरण और मवेशी ये अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे और इन जानवरों को शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे जाते थे, ठीक है। यानी भोजन की तलाश में, दूसरा शिकार के लिए। तीसरा कारण यहाँ पर यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यहाँ पर बता रहा है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। यानी अब आप समझ गए होंगे कि तीसरा कारण यहाँ पर ये बता रहा है कि उपयुक्त यानी कि मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते थे, ठीक है। चौथा कारण था यहाँ पर कि पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो आरंभिक मानव है, ठीक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे हमें मिलती है। जो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटा खाद्य संग्राहक किया करते थे।
ठीक है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक है, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पत्थरों का उपयोग किन किन कामों में किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चमड़े को सिलने के लिए। ठीक है, यानी पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, यानी कि जो बायां वाला है आपका है, इंसान के खाने के योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, जैसे ये हो गया। और दाएं जो दिया है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पत्थर नुकीले होते थे उनसे सिला जाता था। ठीक है, अब रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, मानचित्र 2 में अगर आप देखेंगे, ये मानचित्र 2 है, यहाँ पर देखेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर आपको फोकस क्या करना है कि जो सारे पॉइंट हैं, ये रेड पॉइंट है, ये पुरातात्विक स्थल है, यानी जो जो ये सब दे रखा है ये पुरातात्विक स्थल है, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, ये वाला जो है नवपाषाणिक स्थल है, तो ये जो दे रखा है वर्गाकार वाला, ये नवपाषाणिक स्थल है। इन सबको अलग एक नोट करके अच्छे से नोट्स बना लेंगे। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सारे को देख लेंगे। महापाषाणिक पुरास्थल, ये आरंभिक गांव है। ठीक है, आरंभिक गांव, इनाम गांव एक हो गया। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेट खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आखेटक के खाद्य संग्रहण का जो प्रमाण कहाँ मिलता है, तो ये जो जो तिकोना वाले यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। इस मैप को जरूर देखेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा शैल चित्र के बारे में। ठीक है, शैल चित्र, इनमें या इनसे हमें क्या पता चलता है। देखिए शैल चित्र क्या है, एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं, जिनमें इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्र किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि शैल चित्र कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में दे दे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दे दे, तो आपको ये ध्यान रखना कि शैल चित्र के जो प्रमाण थे आपके मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, यानी कोई अगर अलग राज्य दे दिया जाएगा तो आपको पहचान लेना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है मिला है, जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया यहाँ पर। ठीक है, ये देखेंगे भीमबेटका क्या आधुनिक जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर है। ठीक है, यानी इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी की घाटी के पास है। अगर आप किसी से पूछ दिया जाए कि जो भीमबेटका के प्रमाण मिले हैं आधुनिक मध्य प्रदेश में, ये किस नदी के समीप या किनारे पाए गए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए नर्मदा नदी के पास। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन आप खुद नोट कर लीजिएगा। क्या तुम बता सकती हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। ठीक है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भीमबेटका की क्या है ये। अब पूरा स्थल क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, बहुत क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पूरा स्थल क्या होता है। ठीक है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यानी कि पुरास्थल क्या होता है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपको यहाँ से अक्सर देखने को मिलेगा,
आग की खोज क्या है, यानी कि मानचित्र 2 में हमने देखा था कुरनूल गुफा। अब देखिए पूछा जाएगा कि कुरनूल गुफा में से किसके प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ से आग की खोज के प्रमाण मिले हैं। ये भी आप नोट करते चलिए या अंडरलाइन करते चलिए, ठीक है। यहाँ राख के अवशेष मिले, यानी कुरनूल की गुफा में क्या है, राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। यानी ऑप्शन में आपको मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है या कथन दे सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा कथन है, यानी कि पहले के मानव जो है आग का उपयोग किस लिए करते थे, तो आपको बताना होगा कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं ये आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज पॉइंट आपको देख लेना है कि नाम और तिथियां, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे क्या है, पूरा पाषाण काल कहते थे, यानी कि जो आरंभिक काल थे उनको पूरा पाषाण काल कहते थे। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ठीक है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था, आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानियां हैं वो इसी काल के दौरान घटित हुई है, ठीक है। चलिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी कि पर्यावरण का बदलाव जो है ये किस काल का है, तो ये मध्य पाषाण युग का, इसको भी आप देखेंगे। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया। इस काल के जो पाषाण यानी कि औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसिया और आरी जैसी औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो को स्लो करके देख लेंगे, या वीडियो स्लो लगी तो आपको फास्ट करके देख लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी सारे चैप्टर को देख लेना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपको सारे चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं, ठीक है। नवपाषाण युग का क्या मतलब होगा। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि बदलती जलवायु, यानी कि जैसे देखते हैं कि जलवायु बदलता है, ठीक है। अब बदलती जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। अब आपको पता है कि जब जानवर यहाँ पर आएंगे तो लोग शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे आ जाएंगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई है, ठीक है। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे।
ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया, ठीक है, सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, ठीक है। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि जो मानव था वो किस प्रकार से वो कृषक बन गया, ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को क्या आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। ये जंगली यानी कि किसको, तो कुत्ते को, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जंगली जानवर, किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, कुत्ते को, ठीक है। जंगली कुत्ते का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को क्या अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे क्या है, पशुपालक भी बन गए, ठीक है। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया, ठीक है। अब देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। कुछ यहाँ पर प्रक्रिया है, इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की घरेलूकरण की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दो दांत और सींग क्या है, छोटे होते हैं। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकता है सीटेट के लिए, आप इसको भी फोकस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन से जंगली सुअर का है और कौन पालतू सुअर का है। यह प्रक्रिया पूरी पृथ्वी में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आता है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद कौन से जानवर आते हैं, तो भेड़, बकरी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। अब फसल की बात हो तो गेहूं और जौ आता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ के नोट करके रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे एक नवीन जीवन शैली, एक नवीन जीवन शैली के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, ठीक है। बहुत से इलाकों, अब देखिए अनाज का उपयोग पूछ दे किस लिए होता था, तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए, ठीक है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टुकड़ियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब
का कारण बताओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जानवर थे ना, वो क्या एक चलते फिरते खाद्य भंडार थे। कैसे थे देखते हैं। जानवर क्या करते थे, बच्चे देते थे, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पशुपालन जो था, भोजन के भंडार का भी एक तरीका था। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जानवरों से क्या क्या प्राप्त होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जानवरों से दूध और मांस दोनों मिलते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। चित्र नंबर 2 को फिर से आप देखेंगे। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग यानी ऐसे ऐसे आपको नीले रंग के वर्ग दिखे हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाते हैं जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भाग में पाए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था, चित्र को ध्यान से देखना। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी जो है फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी क्या पहचान कर सकते हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। ये क्या कहाँ पर है, आपको नोट करना है, वर्तमान कश्मीर में। यानी कि बुर्ज होम के लोग क्या गड्ढों के नीचे क्या घर बनाते हैं। पेपर में आपको याद रखना है कि बुर्ज होम यानी जहाँ पर है कि लोग क्या गड्ढों के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, जिन्हें गर्तवास कहते हैं, ये भी आप नोट करेंगे पॉइंट। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। देखो इसमें यहाँ पर ये भी हो सकता है कि गर्त यानी कि गर्तवास में इन्हें क्या ठंड के मौसम में क्या इनसे सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ठीक है, यानी आपको देखो यहाँ पर क्या है कि आग के प्रमाण भी मिले, कहाँ बुर्ज होम में। ठीक है, यानी कि दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह है मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। ठीक है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणी युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाणी युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी क्या है बनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे इन पत्थर ये औजार के रूप में प्रयोग होते थे इनका। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं नव पाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, यानी कि बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर ये भी नोट कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दाल जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने क्या हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर देखो दिया, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? ठीक है, अब यहाँ पर आगे भी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि मेहरगढ़ में जीवन।
देखिए हर एक एक स्थान से एक एक जो है फेमस चीज़ है उसको आपको नोट करके रखना है। अब देखो मेहरगढ़ में क्या है यहाँ पर, फिर से एक बार आपको क्या चित्र नंबर 2 को देखना है, ठीक है। मेहरगढ़ उसमें ढूंढना है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं जो बोलन दर्रों के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब देखिए जो मेहरगढ़ है ये कहाँ पर है, बोलन के दर्रों के पास है, ठीक है। ये भी नोट करना आपको है। वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लेंगे जिससे हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, क्योंकि अगर सीटेट को क्वालिफाई करना है तो आपको एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीटेट का जो बेस होता है वो एनसीईआरटी की किताबों से ही होता है। जिन लोगों को पता नहीं होता वो मोटी मोटी गाइड या कोचिंगों या बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को आप देखते हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी बेस से अगर जो करा रहा है आपको तो आपको क्वालिफाई वही से होगा, ठीक है। चलिए, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। देखिए यहाँ पर भी ये भी बता सकते हैं कि मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया गया, ठीक है। आगे देखिए, ये भी ध्यान रखेंगे भेड़ बकरी भी पालना सिखाया गया है, ठीक है, सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। अब आपको यहाँ पर भी ये भी हो सकता है कि भाई मेहरगढ़ में किसकी हड्डियाँ मिली हैं, हिरण का, सूअर का, भेड़ बकरियों के मिली है, ठीक है। चलिए, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना आप, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होगा, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, ठीक है। यानी कि कब्र में क्या है, मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। कहाँ पर, मेहरगढ़ में। ये चीज़ भी आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता होगी, ठीक है, आप देखेंगे। अब देखिए, लोगों की मान्यता है कि भाई कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, ठीक है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी भी पाई गई, ये भी नोट करेंगे, ठीक है। कि पूछ दिया जाए कि मेहरगढ़ में एक मृतक के साथ क्या पाया गया है, बकरी है या भेड़ था या गाय था, जो भी है आपको याद होना चाहिए, दफनाया गया था, ठीक है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ठीक है। यहाँ चित्र में आप देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, कल्पना करना आपको क्या करना है कि तुम आज से 12 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो, ठीक है। पृष्ठ 13 पर आपको देखना है, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे, ठीक है। इसको आप करके देख लेंगे। इन सारे स्थानों को आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या है, वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। क्या इस तरीके से सारे चैप्टर को आपको करवाया जाए। वीडियो को एक लाइक जरूर करना जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एक एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हम सभी एनसीईआरटी की किताबों की वीडियो बना देंगे, जिससे आपके सीटेट क्वालिफाई करने में बहुत जल्दी यानी वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।